नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम सब लोग समझने वाले दोस्तों चैप्टर 9 फॉरेन ट्रेड। दोस्तों, दुनिया के हर एक देश की भौगोलिक सीमा निर्धारित होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सरहद, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। तो दोस्तों, बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अलग अलग देश के कानून होते हैं जिसको फॉलो करके ही हम लोग दूसरे देश में जा सकते हैं। तो क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि कैसे हम लोग बाहर के देश की जो कंपनियां हैं उनकी चीज़ें हम इंडिया में यूज़ कर पाते हैं और इंडिया की कंपनियों की चीज़ें बाहर के लोग यूज़ कर पाते हैं? क्या कभी ये सवाल हमारे दिमाग में आया? और अगर आया तो इसका जवाब क्या है? क्यों हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाहर की कंपनियों को यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ की कंपनियों को बाहर कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों, उसका आंसर है फॉरेन ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए दोस्तों कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की ज़रूरत है ही? क्या उसके बिना नहीं चल सकता है? दोस्तों, जैसे जैसे समय पसार हो रहा है, जैसे जैसे एज टाइम गोज़, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है और सारी ज़रूरतें हमारे ही देश में हम पूरी कर सके उतने रिसोर्सेज शायद सभी देश के पास नहीं होते हैं। हमारे देश में जितनी भी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें हम पूरी कर सके उतने रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे। दुनिया के अलग अलग देशों में नेचर ने, कुदरत ने अलग अलग संसाधन दिए हुए हैं, इसलिए हमारे देश में जो संसाधन ज़्यादा होते हैं हम उन चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करके एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में जो संसाधन उनके देश में ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो ज़्यादा बनाकर वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं और हम लोग उसे इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर ऊपर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड, क्यों करते हैं फॉरेन ट्रेड। अब हमें ये समझना है कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है। तो एकदम इजी है दोस्तों। द ट्रेड विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जो व्यापार देश के बाहर होता है, एक देश का दूसरे देश से साथ होता है, उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। तो दोस्तों, ये जो फॉरेन ट्रेड है ये क्यों करना पड़ता है? तो इसके 4 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि अलग अलग देशों में जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर रीज़न फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लिखा हुआ है। सबसे पहला है डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज। दुनिया के अलग अलग देशों में रिसोर्सेज कैसे है दोस्तों? अलग अलग है। तो हमारे देश में जो रिसोर्सेज ज़्यादा है उन चीज़ों से जिसका प्रोडक्शन हो सकता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके हम एक्सपोर्ट करेंगे, और हमारे पास जो रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, दूसरे देश के पास ज़्यादा है, उस चीज़ का हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे देश में क्रूड ऑयल ज़्यादा नहीं है दोस्तों, तो हम क्रूड ऑयल का क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं ईरान, इराक जैसे कंट्री से। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, अलग अलग चीज़ें बनाने की जो कॉस्ट है वो अलग अलग आती है। तो हमारे देश में जिस भी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बहुत कम आती है तो हम वो बल्क में प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, और जिस चीज़ की कॉस्ट हमारे देश में ज़्यादा आ रही है लेकिन दूसरे देश में कम आ रही है, हम उस चीज़ को वहाँ से इंपोर्ट कर देंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बनाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा उसमें यूज़ होंगे और कॉस्ट कैसी आएगी? ज़्यादा आएगी। जैसे कि चाइना पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और जो भी सामान बनता है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है। तो चाइना ना कि सिर्फ अपनी बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वहाँ पर खास करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम आती है। इसीलिए वो लोग बल्क में प्रोड्यूस करते और अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते। हमारे देश में फार्मास्यूटिकल्स, दवाई बनाने की कॉस्ट बहुत ही कम आती है, इसलिए इंडिया में ज़्यादातर दवाइयाँ बनाकर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो दूसरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। दुनिया के अलग अलग देशों में टेक्नोलॉजी के मामले में अलग अलग प्रोग्रेस हुई होती है। दुनिया के जिस देश जिस टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं हम उनसे वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, और हम जिस टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी
इसमें हम लोग बहुत माहिर है, तो हम दुनिया के ज़्यादातर देशों को ये सर्विसेज क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। फोर्थ है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। दुनिया के अलग अलग देश में लेबर्स जिस बात में एक्सपर्ट है, जो चीज़ वहाँ के लेबरर्स अच्छे से बनाना जानते हैं, हमारे देश के लेबरर्स जो चीज़ें अच्छी बना सकते हैं या जो सर्विसेज अच्छी दे सकते हैं, हम उसका एक्सपोर्ट करेंगे। और दुनिया के देशों में जो लेबरर्स जिसमें एक्सपर्ट है, हम उन देश से वो चीज़ें क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। तो ये 4 रीज़न है इंटरनेशनल ट्रेड के। अलग अलग देशों में अलग अलग फैक्टर्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग आती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अलग अलग है, और अलग अलग देशों के लेबरर्स अलग अलग बातों में एक्सपर्ट है, उनके स्पेशलाइज्ड है अलग अलग चीज़ों में। तो ये है, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड किस बात में, सिर्फ गुड्स का ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है, व्यापार होता है? नहीं दोस्तों, गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है, फैक्टर्स। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स कैपिटल इंडिया में लेकर आते हैं और बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर यहाँ से कैपिटल बाहर लेकर जाते हैं। तो फैक्टर्स का भी होता है मतलब ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार। गुड्स का, सर्विसेज का, फैक्टर्स का, टेक्नोलॉजी का, नो हाउ का मतलब होता है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो इंडिया में बनती नहीं है। पहले तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, आज तो चलो इंडिया धीरे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है प्रोडक्शन के मामले में, और इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंडिया में बनती नहीं है। अब अगर मान लो बाहर के देश में वो चीज़ें बनती है और हमें वो चीज़ें बनानी सीखनी है, तो हम बाहर की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप अपनी टीम पूरी यहाँ पर भेजो और हमें ये चीज़ें बनाना सिखाओ। तो वो लोग क्या करेंगे, बहुत तगड़ी फीस चार्ज करेंगे, बहुत बड़ी फीस लेंगे हमसे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार इंडिया सीख लेगा, अपने इंजीनियर्स को बता देगा, उसके बाद वो हमसे इंपोर्ट करने वाले नहीं है। तो बहुत बड़ी फीस लेकर हमें वो चीज़ सिखाते, जिसको बोलते हैं नो हाउ। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, नो हाउ। तो ये है, इन सब चीज़ों का इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अब दोस्तों कुछ चीज़ें जो बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है इस साल, सो हम लोग यहाँ पर उन चीज़ों को अभी हम लोग अवॉइड करते, ओमिट करते। हम लोग फिर कभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जो आने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते। तो अब आपका डायरेक्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। एकदम इजी टॉपिक है दोस्तों। जो ट्रेड देश के अंदर होता है उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, जो ट्रेड देश के बाहर होता है उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ये रहा डिफरेंस। तो देखो, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इज बेस्ड ऑन स्केल। इंटरनल ट्रेड का जो स्केल है वो स्मॉल होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का स्केल जो है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है। सेकंड, डिफरेंट करेंसीज एंड मोड्स ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों इंटरनल ट्रेड में एक ही करेंसी में होता है, जैसे कि इंडिया में रुपीज़ में हो जाएगा, और बट इंटरनेशनल ट्रेड में तो सबसे पहले डोमेस्टिक करेंसी को किसी देश की करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, या तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जिस देश से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उस देश की करेंसी में पेमेंट करें, या तो फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट पेमेंट करें। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी करेंसीज इन्वॉल्व होती है और एक्सचेंज रेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब एक्सचेंज रेट है क्या, तो मैं आप लोगों को, लास्ट टॉपिक यही है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक्सचेंज रेट क्या होता है। थर्ड, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। इंटरनल ट्रेड में आप सब कुछ जानते होते हो, समाज, संस्कृति और भाषाएं, ये सब आप जानते होते हो। और अगर मान लो एक हिंदी भाषा आती है तो इंडिया के लिए ये काफ़ी है, इंडिया में सब लोग समझ जाएंगे ये भाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा है हमारी। बट इंटरनेशनल ट्रेड में तो अलग अलग कल्चर वाले, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर ये सेटअप पूरा अलग होता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रेडर्स के लिए इंटरनेशनल ट्रेड करना। फोर्थ, बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में कम आएगी? इंटरनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है, इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है। फिर फिफ्थ है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन। देखो दोस्तों, इंटरनल ट्रेड में भी कंपटीशन होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी कंपटीशन होती है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें दोनों में तो इंटरनल ट्रेड में कंपैरेटिवली कम कंपटीशन होती है और इंटरनेशनल ट्रेड में कंपैरेटिवली ज़्यादा कंपटीशन होती है। फिर सिक्स्थ है बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इंटरनल ट्रेड में कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे ही देश के लोग हैं और इनका बिहेवियर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिहेवियर कैसा होगा, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट प्रेडिक्टेबल इन इंटरनेशनल मार्केट। सेवंथ है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम्स। इंटरनल ट्रेड में ट्रेडर्स को बहुत
परेशानी होती है, सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत परेशानी होती है इस मामले में। इंटरनल ट्रेड में थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि इंटरनल ट्रेड में क्या है कि देश के कानून और व्यवस्था हम लोग जानते होते हैं, हमारे ट्रेडर्स, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग देश में अलग अलग कानून और व्यवस्थाएं होती है, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग देशों में। तो इंटरनल ट्रेड में थोड़ी आसानी रहती है, इंटरनेशनल ट्रेड में इस बाबत में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। ये था दोस्तों डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, एकदम आसानी से यहाँ पर समझाया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो और अगर एग्जाम में पूछे तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो। अब दोस्तों जो मेन टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बाकी सब कुछ बोर्ड के एग्जाम में इस बार नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, ध्यान से सुनना। देखो ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा जो एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों को, ये है हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि हम लोग देखो इसमें दोस्तों हमें क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब कुछ दिख रहा है, और यहाँ पर जो अमाउंट है वो भी हम लोगों को दिख रहा है। बट ये है क्या, तो ध्यान से समझना, इसकी डेफिनेशन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोग पूरे साल में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ना गुड्स और सर्विसेज का, हम लोग पूरे साल में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उन सबको बताने वाला एक स्टेटमेंट, उन सब की वैल्यू बताने वाला एक स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि पूरे साल में हम लोग जितने भी गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग पूरे साल जितने भी गुड्स और सर्विसेज को बोलते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स का मतलब होता है सर्विसेज। तो पूरे साल में हम लोगों ने जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया होता है उसकी वैल्यू को बताने वाला एक स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इसको ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये बनती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, शोइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। और गुड्स और सर्विसेज की जगह आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर जितनी भी चीज़, वस्तुओं और सेवाओं का हम आयात और निर्यात करते हैं, वो बताने वाला एक पत्रक, और वो भी कैसा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों अगर हम लोग सभी वैल्यूज़ का लास्ट में जो टोटल करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब सिर्फ हम गुड्स का ही गिनते हैं कि कितना गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया और कितना गुड्स हमने इंपोर्ट किया, तो दोस्तों जब हम सिर्फ गुड्स के बारे में ही सोचते हैं, जब हम सिर्फ गुड्स का ही बैलेंस निकालते हैं कि कितना गुड्स एक्सपोर्ट किया और कितना गुड्स इंपोर्ट किया, सर्विसेज के बारे में नहीं और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं, सिर्फ गुड्स के बारे में, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल में आप देख सकते हो। दो साइड, बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ टू साइड्स, credit side and debit side. Balance of payment has two sides, credit side and debit side. All the receipts, all the revenues comes from the foreign countries recorded on the credit side, and all the payments to the foreign countries are recorded at the debit side. जितनी भी हमारी रेवेन्यू आती है फॉरेन से, जितने भी पैसे आते हैं बाहर के देश से, वो सब क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं, और जितना भी हमारा पेमेंट होता है फॉरेन कंट्री में वो सब हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो जितनी भी रेवेन्यूज़ है वो क्रेडिट साइड, और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सब डेबिट साइड। तो दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स, ये इतना समझ में आया। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ टू साइड्स, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ टू अकाउंट्स, first is current account and second is capital account. Generally in current account short term transactions are recorded, and in capital account long term transactions are recorded. So balance of payment has two accounts. ये बहुत ही easy concept है दोस्तों। पहले डेफिनेशन है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज टू साइड्स, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज टू अकाउंट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देयर आर two types of balance of payment. First is balanced balance of payment and second is unbalanced balance of payment.
if the credit side entries and debit side entries, if the credit side entries and debit side entries is equal, then it is called balanced balance of payment. And if credit side entries and debit side entries is not equal, then it is called unbalanced balance of payment. तो दोस्तों अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर क्रेडिट साइड इज हायर देन द डेबिट साइड और डेबिट साइड एंट्री इज हायर देन द क्रेडिट साइड। तो दोस्तों दोनों पॉसिबिलिटी में क्या होगा, क्रेडिट साइड हमारी रेवेन्यू होती है, डेबिट साइड हमारा खर्चा होता है। तो इफ द क्रेडिट साइड इज हायर देन द डेबिट साइड, देन देयर इज सरप्लस ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन देयर इज सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है अनबैलेंस्ड बजट में, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, then there is surplus in the balance of payment. And if debit side is higher than the credit side, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, if debit side is higher than the credit side, then there is deficit in the budget, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है इनकम कम है तो हमारी डेफिसिट आएगी। बट इन रियलिटी whenever you see the balance of payment, जब आप देखते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपको हमेशा बैलेंस्ड ही दिखेगा, बिकॉज ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया। इंडिया में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, इसलिए जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी दो साइड एंट्री होती है, एक साइड डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसलिए दोस्तों जब भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखोगे तो लास्ट में तो आपको इक्वल ही दिखेगा, लेकिन ये आपको समझना है, ये आपको करंट अकाउंट से पता चल जाएगा। अगर हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है, अगर हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग उधार लेती है, तो समझ जाने का कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, ये अनबैलेंस्ड है और इसमें डेफिसिट है। और दूसरा, अगर मान लो कि हमारे करंट अकाउंट में हमारा सरप्लस आ जाता है, करंट अकाउंट में ही हम लोग पॉजिटिव में है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और हम लोगों ने ज़्यादा लोन दी है बाकी देशों को, तो आपको समझ लेने का कि हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक तो अनबैलेंस्ड है लेकिन उसमें क्या है, सरप्लस है। तो ये आपको करंट अकाउंट से आइडिया आ जाएगा। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो समझ जाने का कि डेफिसिट बजट है, और अगर करंट अकाउंट में अगर मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये सरप्लस बजट है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सॉरी बजट नहीं, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज नॉन एज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर। एकदम सिंपल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज टू साइड्स, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज टू अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट इज बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकंड इज अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखिए दोस्तों, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। सबसे पहला क्रेडिट साइड है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो हमारी इनकम है 200 रुपीज़, और मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स जो हमारा एक्सपेंडिचर है 300 रुपीज़। मर्चेंडाइज मतलब ट्रेडेबल गुड्स, सिर्फ गुड्स। तो दोस्तों देखो, गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और गुड्स इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ गुड्स का ही हम लोग देखते हैं ना, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसलिए नीचे लिखा है ट्रेड बैलेंस, जो कि -100 में आ रहा है, क्योंकि हमारी इनकम 200 की है और एक्सपेंडिचर 300 का है। गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैं। उसके बाद हम लोगों ने सर्विसेज एक्सपोर्ट की 100 करोड़ की, और सर्विसेज इंपोर्ट की हमने 200 करोड़ की। उसके बाद सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट की 100 करोड़ की, और सर्विसेज इंपोर्ट कितने की हम लोगों ने 200 करोड़ की। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम अर्नड, मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम जो हमें मिली ना, वो कितने की मिली, 200 रुपीज़ की, और 100 रुपीज़ की। और इन्वेस्टमेंट मनी पेड, मतलब बाहर देखो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट इनकम अर्नड और इन्वेस्टमेंट मनी पेड होता क्या है पहले ये समझ लो। इंडिया ने बाहर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होता है और वहाँ से उनको जो रिटर्न मिलता है ना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। और फॉरेनर्स ने जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता है इंडिया में, और उनको जो हम लोग पैसे देते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मनी पेड। तो इन्वेस्टमेंट इनकम 100 रुपीज़ की, इन्वेस्टमेंट मनी पेड 200 रुपीज़ का। यूनिलैटरल रिसिप्ट्स एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स, दोस्तों इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर के देश में कमाने के लिए जाते हैं, वो वहाँ से जो रुपए भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल रिसिप्ट्स। और बाहर के जो छोटे छोटे देश के जो लोग हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, वो ज़्यादातर लोग इंडिया में कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी करेंसी से इंडिया की करेंसी स्ट्रांग है। हमेशा लोग ऐसे ही देश में जाने का प्रीफर करते हैं जो देश उनसे आगे होते हैं। तो बाहर के जो छोटे छोटे देश के लोग हैं वो भी इंडिया में कमाने के लिए आते हैं, और यहाँ से कमाकर वो अपने देश में पैसे भेजते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल पेमेंट्स, एक तरफा आय और एक तरफा भुगतान।
तो इसमें हम लोग आगे हैं, क्योंकि इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और बहुत ज़्यादा रुपए लोग फॉरेन से इंडिया में बेचते हैं कमाकर। तो यूनिलैटरल रिसिप्ट 200 रुपीज़, यूनिलैटरल पेमेंट्स 100 रुपीज़। तो अब देखो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड कितना है 600 और डेबिट साइड है 800। तो करंट अकाउंट से ही पता चल जाता है कि डेफिसिट है, क्योंकि ये डेफिसिट पूरा करने के लिए हम लोग उधार लेंगे। कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो देखो करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू टोटल ऑन क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑन डेबिट साइड, 600 माइनस 800 तो माइनस 200। यहाँ से ही पता चल जाएगा, एक तो ये अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट है और दूसरा इसमें क्या है, डेफिसिट है। अब है क्रेडिट आइटम्स रिसिप्ट्स, डेबिट आइटम्स पेमेंट्स, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप देखो दोस्तों, पहले ही हमने जो माइनस 200 था उसको मतलब इक्वल करने के लिए, जो डेफिसिट था उसको सरबर करने के लिए हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग उधार लिया पैसा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 200 करोड़ का और लॉन्ग टर्म लैंडिंग, हमें छोटे छोटे देश को लोन देना भी पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म लैंडिंग 80 करोड़ का। अब आप बोलोगे सर बोरोइंग क्रेडिट साइड इनकम में आएगा, पैसे आ रहे हैं ना इंडिया के पास, अगर पैसे आ रहे हैं तो वो हम पैसे आ रहे हैं तो वो हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। हाँ, जब भुगतान करेंगे तब डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 200 रुपीज़ की और लॉन्ग टर्म लैंडिंग 80 रुपीज़ की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 100 रुपीज़ इनकम है हमारी, शॉर्ट टर्म लैंडिंग जो हमने लोन दिया वो 60 रुपीज़ का। सेल ऑफ गोल्ड हमने बेचा तो पैसे आएंगे, तो 100 रुपये के। परचेज ऑफ गोल्ड 50 रुपीज़ का। सब टोटल ऑन कैपिटल अकाउंट, सब टोटल जो है कितना हुआ, क्रेडिट साइड 400 का, क्योंकि वो हमें 200 ज़्यादा लाना ही है, और डेबिट साइड कितना हुआ टोटल 190। और इतना बड़ा हिसाब कर रहे हैं तो गलतियां होने की चांसेस ज़्यादा है, तो प्लस एरर्स एंड ओमिशंस प्लस 10 इज इक्वल टू 200। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आया, टोटल ऑन क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑन डेबिट साइड, तो 400 माइनस 200 इज इक्वल टू प्लस 200। वहाँ पर माइनस 200 था, उसको सरबर करने के लिए हमने उधार लिया और प्लस 200 कर दिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटल जो रिसिप्ट्स है 1000 है, टोटल जो पेमेंट्स है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड मिला, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मिलाकर टोटल रिसिप्ट्स 1000, टोटल पेमेंट्स 1000, बैलेंस ऑफ पेमेंट 0। लेकिन नीचे क्या लिखा है, इन रियलिटी देयर कैन बी अ डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। रियलिटी में डेफिसिट या तो सरप्लस हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और मैंने आप लोगों को समझाया कि यहाँ पर क्या है, डेफिसिट है। तो आप लोगों को ये समझ में आया दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है एक्सचेंज रेट, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि थोड़ी देर के बाद मैं समझाता हूँ। देखो दोस्तों, इंडिया के बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर फॉरेन जाते हैं घूमने के लिए, और इंडिया के बहुत सारे इम्पोर्टर बाहर के देश से सामान मंगवाते हैं। तो जब इंडिया के लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या तो घूमने के लिए, इंडिया के जब लोग बाहर जाते हैं और इंडिया के ट्रेडर जब इंपोर्ट करते हैं, तो क्या हम इंडियन करेंसी रुपीस दे पाएंगे सामने वाले कंट्री को? नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी इंडिया से बाहर जाता है या तो जो भी इंडियन इंपोर्टर है जो सामान इंपोर्ट करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, इंडियन करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इस टॉपिक को थोड़ा आसान करने के लिए हम इंटरनेशनल जो करेंसी है उसका ही हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल रखेंगे, डॉलर, यूएस डॉलर। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडियन रुपीस को डॉलर में या तो इंटरनेशनल करेंसी में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस देश को उस देश की करेंसी में पैसे दे, या तो जिस देश से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उस देश की करेंसी में उसको पेमेंट दे, या तो फिर हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी में हम उनको पेमेंट दे। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी है यूएस डॉलर। तो दोस्तों जब भी इंडिया से कोई घूमने बाहर जाता है या तो इंडिया का कोई इंपोर्टर बाहर से सामान मंगवाता है, तो हमें सबसे पहले इंडियन रुपीस को क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब बाहर के देश के करेंसी में इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कन्वर्जन जिस रेट पे होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक्सचेंज रेट मतलब क्या है, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट किया जा रहा है, दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, बस उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच, एक्सचेंज रेट मीन्स द रेट एट विच currency of one country can be converted into another country's currency, can be converted into currency of another country is called exchange rate.
द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये एक्सचेंज रेट डिसाइड कौन करता है। तो दोस्तों इसमें आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, दो फेज़ है, बिफोर 1991 और आफ्टर 1991। बिफोर 1991 हमारे देश में जो एक्सचेंज रेट था, रुपीस की जो वैल्यू थी, इंडियन रुपीस की वैल्यू, वो आरबीआई डिसाइड करती थी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि 1991 के पहले हमारे देश में ज़्यादातर डिसीजंस गवर्नमेंट लेती थी। गवर्नमेंट ने सारे डिसीजंस, गवर्नमेंट ने ज़्यादातर जो भी इकोनॉमी था वो अपने हाथ में रखा था। तो इसलिए बिफोर 1991 ये जो एक्सचेंज रेट होता था ना, ये बेसिकली किसके हाथ में होता था? सेंट्रल बैंक के हाथ में। हमारे देश की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो दोस्तों बिफोर 1991 द वैल्यू ऑफ रुपी, एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम। उस वक्त का जो समय था उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम। और दोस्तों आफ्टर 1991 क्योंकि हमारी इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, और गवर्नमेंट ज़्यादातर सब कुछ अपने हाथ में रखती थी, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं थी। इसलिए 1991 में हमने ऐतिहासिक सुधार अपनाए इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे जो रुपीस थी इसके जो वैल्यू था उसको फ्री कर दिया, रुपीस को फ्री कर दिया। मतलब अब एक्सचेंज रेट जो है ना वो आरबीआई नहीं डिसाइड करती है, अब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होता है। मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रुपीस की वैल्यू या तो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। अगर रुपीस की डिमांड ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में और सामने रुपीस की सप्लाई इतनी नहीं है, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा, और रुपीस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब आपको शायद ये थोड़ा लगेगा कि एक्सचेंज रेट कम होगा और रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी। यस दोस्तों, देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड करेंसी ऑफ अ कंट्री। देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड करेंसी ऑफ अ कंट्री। देखो दोस्तों, एक्सचेंज रेट जो है ना ये फॉरेन की करेंसी की वैल्यू बताता है। एक दूसरी डेफिनेशन क्या है पता है आपको? टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी व्हाट वी हैव टू गिव इन अवर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट परचेज करने के लिए हमें हमारी करेंसी में जितने रुपए देने पड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे कि आज है $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज़। आज है $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज़। तो दोस्तों ये जो $1 की वैल्यू है ना वो 72 रुपीज़ है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ना $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज़, तो ये जो 72 रुपीज़ है ये किसकी वैल्यू बता रहा है? डॉलर की। एक्सचेंज रेट shows the value of foreign currency। एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी की वैल्यू को बताता है, इंडियन करेंसी की वैल्यू को नहीं बताता है। इफ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस मतलब फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। इफ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस मतलब फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो इफ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी और इंडियन रुपीज डिक्रीजेस, इन इफ एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज और इंडियन करेंसी इंक्रीजेस। इसलिए मैंने ऐसा बोला कि आज अगर मान लो रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, हमारे देश में एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा और रुपीस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इफ एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीस इंक्रीजेस, इफ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीस डिक्रीजेस, बिकॉज एक्सचेंज रेट इज अ वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट किसकी वैल्यू है? फॉरेन करेंसी की। तो दोस्तों दो रिजिम थे, दो अलग अलग टाइम पीरियड थे। बिफोर 1991 गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू डिसाइड करवाती थी एक्सचेंज रेट, जिसको बोलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और आज गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? रुपीज़ को फ्री कर दिया है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होता है, जिसको बोलते हैं फ्री एक्सचेंज रेट। दोस्तों जब से हम आज़ाद हुए, जब से हमें आज़ादी मिली, 1947 में $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज़ था। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू रुपीज़ की कम कैसे हुई? तो दोस्तों जब भी कोई इंसान जब भी कोई इंसान कर्ज लेता है तो उसकी वैल्यू कम होती है और कर्ज देने वाले की वैल्यू बढ़ जाती है। तो दोस्तों 1947 में इंडिया के ऊपर कर्ज नहीं था, लेकिन 1951 से हम लोगों ने कर्ज लेना स्टार्ट किया।
और हम लोग दुनिया के जिस इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेते थे ना, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसमें ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पैसे होते हैं। तो वो पैसे देने वाले थे और हम पैसे लेने वाले थे, हम कर्ज लेने वाले थे। इंडियन गवर्नमेंट इसलिए कर्ज ले रही थी क्योंकि आज़ादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज में डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 वाटर, पक्के रास्ते, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर, जब तक हमारा यह बेसिक ढांचा, जब तक ये मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारे देश का डेवलपमेंट तेज़ी से नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए 1951 में हम लोगों ने पहली बार कर्ज लिया, फिर 1956 में लिया, 61 में लिया। और जब जब हम लोग कर्ज लेते थे ना, तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थी ना, IMF और वर्ल्ड बैंक, वो हमें बोलते थे कि हम आपको कर्ज तो देंगे लेकिन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। और दोस्तों, जो कर्ज लेता है ना, उसको टर्म्स एंड कंडीशन मानने पड़ते हैं। हम हमारी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर कर्ज नहीं ले सकते, नहीं तो कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करता। तो दोस्तों, जब हम लोग लोन लेते थे तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थी, ये हमें ऐसा बोलते थे कि आप लोग अपने रुपीज़ की वैल्यू को क्या करो, डी वैल्यू करो, मतलब आप अपने रुपीज़ की वैल्यू को कम करो और डॉलर की वैल्यू को बढ़ाओ। तो जितनी बार हम लोगों ने कर्ज लिया, उतनी बार हम लोगों ने रुपीज़ की वैल्यू को कम किया और डॉलर की वैल्यू को बढ़ाया। अब आप लोग सोचोगे, सर ऐसा क्यों, वो लोग ऐसा क्यों करते थे, रुपीज़ की वैल्यू को कम करते थे और डॉलर की वैल्यू को बढ़ाते थे? तो दोस्तों, पहले वो लोग $1 में 1 रुपये की चीज़ खरीद पाते थे, आज वो लोग $1 में 72 रुपीज़ की चीज़ें खरीद पाते हैं। ये है इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों। और हमेशा जो कर्ज लेता है उसकी वैल्यू कम होती है और जो कर्ज देता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे जैसे इंडिया का कर्ज बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारी इज्जत, हमारा इंडियन रुपीज़, उसकी वैल्यू कम होती गई और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ती गई। अब दोस्तों, यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक मुझे आप लोगों को समझाना है वो कि भाई ये एक्सचेंज रेट बढ़ने से और कम होने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, मान लो अगर कोई एक्सपोर्टर है तो उसके अकाउंट में डॉलर्स जमा होंगे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान लो आप, तो उसके अकाउंट में डॉलर जमा होंगे। और कोई इंपोर्टर है, उसको बैंक में सबसे पहले रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो अब मान लो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान लो दोस्तों यहाँ पर कि इफ़ $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, अगर $1 इज इक्वल टू 60 रुपये है, 60 रुपीज़ है, और कोई एक्सपोर्टर है जिसको $1000 का एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, $1000 का एक्सपोर्ट कर रहा है, और कोई इंपोर्टर है जिसको 1000 मतलब $1000 का क्या करना है, इंपोर्ट करना है, $1000 का इंपोर्ट करना है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उसके अकाउंट में $1000 आएंगे और उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, और जो इंपोर्टर है ना, वो रुपी लेकर बैंक में जाएगा और वो क्या करेगा, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके, क्योंकि उसको तो पेमेंट करना है। तो दोस्तों, अब होगा क्या यहाँ पर कि अगर मान लो $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ है, तो जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा ना, उसके अकाउंट में $1000 आएंगे, तो 60,000 हुए। और जो इंपोर्टर है उसको 60,000 लेकर बैंक में जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मुझे डॉलर में कन्वर्ट करके दो। अब यहाँ पर ये सिचुएशन मान लो आप कि इफ़ $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज़ हुए तो किसको फ़ायदा होगा? तो दोस्तों, एक्सपोर्टर के अकाउंट में पहले जो $1000 आते थे उसके 60,000 बनते थे, अब 65,000 बनेंगे। तो एक्सपोर्टर सोचेंगे, ओहो ये तो अच्छा है। तो एक्सचेंज रेट जब बढ़ता है ना, तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है और इंपोर्टर को नुकसान होता है। जब वो बैंक के पास जाएगा ना 60,000 रुपये लेके फिर से, तो बैंक बोलेगी नहीं भाई, अब 60,000 में नहीं काम होगा, अगर आपको $1000 चाहिए तो आपको 65,000 देने पड़ेंगे। तो जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है, इफ़ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज, पूरे देश में क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीजेज एंड इंपोर्ट डिक्रीजेज। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। और इसका उल्टा अगर आप सोचो कि $1 इज इक्वल टू 55 रुपीज़ हो जाए, कम हो जाए एक्सचेंज रेट, तो एक्सपोर्टर के अकाउंट में $1000 आएंगे तो उसके 55,000 ही होंगे, और इंपोर्टर जाएगा 60,000 रुपये लेकर, तो बैंक बोलेगी चिंता मत करो, अब सिर्फ 55,000 ही देने हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो गया है। तो ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। सो इफ़ एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस, एक्सपोर्ट्स ऑल्सो डिक्रीजेज एंड इंपोर्ट इंक्रीजेज। तो दोस्तों, ये था एक्सचेंज रेट का टॉपिक। यहाँ पर हमारा पूरा 9th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अच्छे से आप लोग इसको लर्न करना, समझना, अपने हिसाब से भी सर्च करते रहना और अपना नॉलेज बढ़ाते रहना। आज के लिए हम लोग रखते इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।